सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आप सबके दिलों में बैठने वाले, राज करने वाले कहेंगे, घड़ी बजा रही है 8/2022 की आखिरी रात। अब बस 4 घंटे बचे हमारे साथ आपके बीच में, फिर आप कैलेंडर बदल दोगे और चैनल महालक्ष्मी को बदल दोगे। बदल लीजिए, कोई बात नहीं है, पर हृदय में सम्मेश शिखर जी की अग्नि प्रज्वलित रहनी चाहिए जब तक हमें यह जैन तीर्थ क्षेत्र घोषित ना हो जाए, उद्योग यहाँ से टाटा ना कर जाए। इस बात के आश्वासन रहिएगा। अब अगले आधा घंटे में को दिखाते हैं, क्योंकि हम में से अधिकांश नहीं जानते। गजट फाड़ो, गजट रद्द करो, ऐसी ये करते हैं, हमें नहीं चाहिए गजट, हमें पूरा पहाड़ चाहिए, हमें पूरा वर्ल्ड इलेक्शन चाहिए, इस तरह की बातें करते हैं। आज उन सब के लिए आज एक पहली बार चैनल महालक्ष्मी लाया आपके लिए गजट का एक्सरे, भारत का राजपत्र, जिसका आज चैनल महालक्ष्मी एक्सरे कर रहा है। 5 अगस्त 2019 को प्रकाशित हुआ। आज इसी के कारण पूरा देश चिंतित है, या पूरे विश्व के धार्मिक लोग चिंतित हैं। और हाँ, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इस गजट को चैनल महालक्ष्मी आप सबके सामने लाया था। विश्वास कीजिए, कुछ मिथक या कहें गलत मांग। पहली, हमें यह गजट नहीं चाहिए। दूसरा, इस गजट ने पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया। तीसरी, इस गजट में मांस मदिरा शुरू हो जाएगी। 4, इस गजट ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया। 5, इस गजट से होटल रिजॉर्ट खुल जाएंगे। 6, इस गजट से हेलीकॉप्टर, गुब्बारे, ड्रोन सब शुरू हो जाएंगे। और आज हम इसी का खुलासा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपकी शंकाओं का निराकरण करेंगे इस गजट के बारे में। ऐसे कई पत्र मार्च से दिसंबर माह तक जगह जगह से लिखे गए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री, मुख्यमंत्री और भी अनेकों लोगों को आदि विषय था। पहला यही था कि इस गजट को वापस लिया जाए, जिसे बनाया गया राष्ट्रीय व स्थानीय अखबारों में बगैर प्रकाशित करे। जी हाँ, जारी कर दिया। दूसरा, इसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर दिया। और आप लोग कुछ इसी तरह बोलते हैं। एक बार सुनेंगे अपनी बात। मैं आपके सामने आपके अनुमोदना से सरकार के इस गजट को फाड़ता हूं, और जब तक ये नोटिफिकेशन रद्द नहीं होगा, सकल जैन समाज इसका विरोध करेगा। इसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। आप कितनी लड़ाई लड़ो आपस में, लेकिन हमारे क्षेत्र को हम छीनने नहीं देंगे। उसको वन्य जीव अभियान घोषित नहीं करने देंगे। उन कुत्ते, बिल्ली, बंदरों के अंदर हमारा सम्मेश शिखर हो ही नहीं सकता कभी भी। लानत है हमारे ऊपर अगर ये वाली गजट नोटिफिकेशन रद्द नहीं हुआ। बंधुओं, हम पूरी पार्लियामेंट हिला देंगे, और अगर जैन समाज अपनी पर आ गया तो ये पार्लियामेंट हिलेगी और इसको ये रद्द करना होगा। रद्द करना, फाड़ना, वापस लेना शब्द भूल कर भी आज के बाद मत कह दीजिएगा। जैसे हमारे शरीर के अंदर, चमड़ी के अंदर पूरे ढांचे को जैसे वह कवर करती है ना, ठीक उसी तरह पारसनाथ पहाड़ को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कवर करता है और उसको सुरक्षा कवच प्रदान करता है। यह इको सेंसिटिव जोन अभेद्य कवच देता है सुरक्षा का। इसलिए पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि हमें इसको रद्द नहीं करना है, केवल 2 संशोधन करवाने हैं। पहले यह ध्यान रखें कि इसमें इसके द्वारा ना पर्यटन घोषित किया गया है, ना ही इसने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया है। जो आप बार बार दावे में बार प्रधानमंत्री लिखते हैं, वे क्या सोचेंगे कि हम जानते भी नहीं है क्या? पर्यावरण मंत्रालय ने यह गजट बनाया तो फिर कैसे बनाया यह जानते हैं। यह गजट सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनाए। जी हाँ, 3 जून 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया था कि देश के सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत इन सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लाना होगा। और इसी जोन की परिधि के 1 किलोमीटर तक को सभी चीजें जो मेंशन की गई प्रतिबंधित रहेंगी। फायदे नुकसान भी मिलेंगे, पर आज के बाद कभी मत कहिए गजट रद्द करना है, फाड़ना है। अब सवाल आपका ये उठेगा, तो बना किसने दिया भाई? इसने बनाया तो इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो अब सवाल उठता है आपका, यह बनाया गया था 1972 में बने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत। यानी 1972 में जब आया था हमारा कि वन्य जीव की सुरक्षा करने के लिए उसका अधिनियम, पर उसके अनुसार बना था। 1984 को अधिसूचित किया गया। तारीख ध्यान से नोट करिए, 21 अगस्त 1984, 38 साल पहले। और उसके बाद 22 अगस्त 1984 को इसे बिहार गजट में प्रकाशित किया। आप
देख रहे हैं। अब एक वर्ग शोर मचा रहा है कि बिना जाने हमारे पत्र राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तक पहुंच रहे हैं। क्या गलत प्रमाण से समाज की अज्ञानता व तथा खंड खंड हम एकता नहीं लगती है? ध्यान रहे, यह गजट हमारे पारसनाथ के लिए अति जरूरी है, महत्वपूर्ण है, जैसे जीवन के लिए श्वास। शिकार बंद, हिंसा बंद, सबसे बड़ी बात पारसनाथ की सुरक्षा, यह हमारे जीवन का अंग बन गया है और इसके बिना कुछ नहीं बचेगा। समझदार के लिए संकेत काफी है। अब जो हम बात करेंगे वह देश की सभी बड़ी प्रतिष्ठित समितियों ने एक स्वर में, एक साथ, एक कमेटी के नीचे एकता का परिचय। आप यहां सबके नाम जो बताने थे वह नहीं बता पा रहे, सूची बहुत लंबी है। अब इसके अलावा आंदोलन, प्रदर्शन, चिट्ठी लिखना, अपनी बड़ी कमेटियों के कदमों पर ही, उनके निर्देशानुसार ही अगर हम करेंगे वह हमारे लिए लाभकारी होगा, वरना जैन एकता पर कुठाराघात ही होगा। अभी 3 दिन पहले जूम पर देश की बड़ी 5 समितियों ने गंभीरता से चर्चा की। वह भी यह पत्र जारी हुआ बिना किसी तिथि के और सभी से हस्ताक्षरित, जैसा आप देख रहे हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि सभी कृपया इसमें दिए निर्देशों के अनुसार ही श्री सम्मेद शिखर जी के लिए आवाज़ उठाएं। भटकाव और राजनीति हमें लक्ष्य के पास नहीं दूर कर देगी। किसान आंदोलन जो केवल उत्तर भारत में सिमटा रहा, जैनों का यह आवाज़ देश के कोने कोने से उठ रही है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और जब सभी मंचों पर अलग अलग आवाज़ की बजाय अगर आप 30 क्षेत्र कमेटी और समन्वय समिति के निर्देश अनुसार करेंगे तो इस आवाज़ की धमक पूरे देश को गुंजायमान करेगी। समन्वय समिति में शामिल 5 बड़ी संस्थाएं जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसमें अगर आपको उचित लगे तो हमें 2 संशोधन जरूर कर लेने चाहिए। जैसा 16 दिसंबर 2022 को 32 वरिष्ठ पदाधिकारियों के समक्ष तय हुआ था और तब सुधांशु कासलीवाल जी जो महावीर जी तीर्थक्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में शिखर जी व मधुबन को पवित्र तीर्थ की बजाय पवित्र जैन तीर्थ घोषित करें। यह हमारा भी एक विशेष अनुरोध बड़ी समितियों से है। जैसे तीर्थ क्षेत्र करने से, जिसके बारे में 12 दिसंबर के पत्र में कहा गया था तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा कि साथ ही किसी भी प्रकार के कुटीर उद्योग यहाँ ना लगाएं। अब पत्र में देख रहे हैं जो आपको बताना उचित बा, जो इस समन्वय समिति में उल्लेख नहीं है। इसलिए हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सभी कमेटियों का प्रतिनिधित्व तो करते हुए श्री महावीर जी कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु कासलीवाल जी ने जो संसद के प्रांगण में चैनल महालक्ष्मी से कहा था कि आप समाज को बताएं कि हम केवल इन 2 संशोधन 2019 के गजट में करवाने हैं। पहला, श्री सम्मेद शिखर जी के पर्यटन के स्थान पर पवित्र जैन तीर्थ घोषित किया जाए। इससे जितने भी पर्यटन संबंधी, इको टूरिज्म संबंधी हैं वह गजट में कही गई हैं, उन सब पर अपने आप विराम लग जाएगा। और दूसरी बात, श्री सम्मेद शिखर जी की परिधि में यानी मधुबन बोर्ड से मधुबन तलहटी तक उसमें शामिल हो, फिर वंदना मार्ग से चोपड़ा कुंड तक, अभिनंदन टोक से पूर्व में पश्चिम तक लेते हुए और चंदा प्रभु टोक से पारसनाथ टोक तक, इसकी परिधि व इसके 500 मीटर के दानों तरफ दायरे में किसी भी प्रकार के उद्योग की अनुमति नहीं दी जाए, चाहे वह छोटा हो चाहे वह कुटीर हो। यह सब कर सके तो जैन समाज के लिए भी पूरा हर्षित होगा। यह 5 कमेटियों से हम अनुरोध करते हैं। हाँ, एक बार यही कहता है और किसी की संवेदना को भड़काने के लिए इतना काफ़ी भी है कि हमें तो पूरा पहाड़ चाहिए, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं चाहिए, पूरा हमारा ही पहाड़ है और पूरा पहाड़ चाहिए। हाँ, यही तो कहते हैं आप कुछ लोग। एक बार सुन लीजिए आप अपनी बात। अब इसके अंदर क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर वो लिखते हैं कि ये पूरा वन क्षेत्र है और इसके एक भाग में जैनों का पवित्र स्थल है। एक भाग पवित्र स्थल है। क्या वो एक पवित्र स्थल है? क्या वो एक भाग है? अरे वो तो पूरा का पूरा पर्वतराज श्री सम्मेद शिखर जैनों का है। उसके अंदर अभ्यारण्य हो सकता है लेकिन वो किसी के अभ्यारण्य के अंदर नहीं हो सकता। हाँ, आपको इतना कहते हैं विनम्र अनुरोध से,
अपनी संवेदनाओं को नियंत्रित रखें। हाँ, यह एक भाग ही है जो इस गजट में नहीं मार किया, यह 1984 में गजट के अनुसार चिन्हित किया गया है। पारसनाथ वन्य जीव अभयारण्य गिरिडीह जिले के दक्षिण पूर्व में 23 डिग्री 55 अक्षांश से 24 डिग्री 20 अक्षांश, उत्तरी अक्षांश में 86 डिग्री 5 से 86 डिग्री 13 पूर्वी दशांतर में स्थित है। यानी पारसनाथ वन्य अभयारण्य 49.33 यानी 49.33 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में है। और मोटे तौर पर कहें तो यह दोनों मिला लें तो अर्ध गोलाकार में है। पारसनाथ वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम तक 10.50 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण तक 7 किलोमीटर है। और हाँ, इसकी अभी मैपिंग हो रही है, जैसे सूत्र मिले हैं, और आपको इसके बारे में हम अब अगले 5 मिनट में सैटेलाइट की फोटो से समझाने की कोशिश करते हैं कि हम दावे करते हैं पूरा पहाड़ चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नहीं होना चाहिए, वह सब आपके लिए प्रयास करते हैं, जबकि वास्तव में इसकी अभी मैपिंग जारी है। आज एक पक्ष पूरे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 44 किलोमीटर क्षेत्र बताया गया है पारस पहाड़ का, पूरे पर हक जताने की मांग कर रहा है और इसके लिए पत्र लिख रहा है। आज आपको दिखाती है मधुबन है और ये हमारा पारसनाथ पहाड़ है। हमारा यह क्षेत्र है जो हम मांग करें और इसके आधा किलोमीटर और दूर, जबकि पारसनाथ पहाड़ जो सरकार दिखा रही है वह जो आप देख रहे हैं गहरा गड्ढा, यह एरिया पूरा इस समय उसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है। जो आप देख रहे हैं ध्यान से, आप देखेंगे एनलार्ज करके, हल्का सा एनलार्ज करते देखिएगा। अब इसमें क्या क्या एरिया आ गया, यह है हाईवे, नेशनल हाईवे 11 जो देख रहे हैं आप, ये तोपचांची का एरिया आ गया और ये है हमारा पार जो हम कह रहे हैं हमें सारा चाहिए। वास्तव में हमारा एरिया केवल उसका एक हिस्सा ही पवित्रतम स्थल है जिसको हम बार बार विवादित करके गलत करते हैं। इसको अब एक बार आप एनलार्ज करते देख रहिए। अब ये सारे एरिया, कहीं मंदिर आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, हम उस पर दावा इसको आप देखिएगा और एनलार्ज करते हैं इस एरिया को। इसकी प्रॉपर मैपिंग इस समय चल रही है वहाँ पर। यह आप देख रहे हैं, ये है पारसनाथ हिल के पास। इसको आपका रूट क्या बनता है आने का वह देखिए। अब मधुबन से तलहटी चलते हैं, यह मधुबन के तलहटी का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से हम चलते हैं जब वंदना पार्क का जो 9 किलोमीटर का एरिया वास्तव में चलने में होता है, जो 2 किलोमीटर से भी कम का पड़ता है। देखिए मधुबन से यहाँ करते हैं, ये आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता है जो आपको दिख रहा है पारसनाथ चलते हुए फॉरेस्ट चेक पोस्ट से। ये है देखिए आप देख रहे हैं टोंक वे टू 24 टोंक, इस रास्ते से हम चलते चलते ये रास्ता आप देख लीजिएगा, यह रास्ता सारा वन क्षेत्र, यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा आपको। यहाँ पर इस रास्ते से बढ़ते बढ़ते हम आगे चलते हैं और जब छोटा करते हैं तो आप देख रहे हैं इस रास्ते से पहुँचते पहुँचते बढ़ते हुए हम आगे चलना शुरू करते हैं। यह रास्ता आपको दिख रहा है जिस रास्ते से हम वंदना मार्ग के लिए आगे, यहाँ पर आके कट से फिर टर्न लेते हैं। यह रास्ता अलग है, जिसको हम कह रहे हैं उसको भी दीजिए। यह एक रिवेन्यू गांव है जिससे हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं हमें पूरा चाहिए। इस टोंक से चलते चलते आपको यह रास्ता जो आता है उसी रास्ते की बात कर रहे हैं। इस रास्ते से आप बढ़ते बढ़ते आगे चलते हैं और फिर आप यहाँ पर आपको गंधर्व नाला इस रूट से मिलता है जो आप देख रहे हैं। वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते आप चलते हैं जब उसके अंदर, तब आपको आगे जाके यह रास्ता है जो टोंक से बढ़ रहे हैं आप, जो लग रहा है बहुत बड़ा है, वास्तव में 2 किलोमीटर कम का है। यहाँ पर आके शीतल नाला मिलता है जहाँ से हमें यहाँ पर आप देखिए अब ये रूट वाला, यह हमारा वापस आने का रास्ता है और यह जो ऊपर देख रहे हैं ये जाने का रास्ता है। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते यह है चोपड़ा कुंड, जहाँ पर हम चोपड़ा कुंड पर आते हैं। ये आप देख रहे हैं चोपड़ा कुंड का मंदिर आता है यहाँ पर देखते हुए। इससे यहाँ उतर कर फिर हम आगे चढ़ते हैं और यह आता है गौतम गढ़धर टोंक। दाईं तरफ अब जो चलते हैं तो इस तरीके से आगे चलते चलते जल मंदिर आ जाता है। यहाँ पर आपका अभिनंदन टोंक बिल्कुल अलग पहुँच जाते हैं और इस तरफ चलते चलते जब जाते हैं आगे बढ़ते बढ़ते ये कोना है हमारा चंदा प्रभु टोंक का। और इस चंदा प्रभु टोंक के बाद इस एरिया में अगर एनलार्ज करें, यहाँ हमारा कुछ नहीं है। जिस बस्ती को आप देख रहे हैं इससे कोई हमारा दावे का मतलब, हमारा जो पवित्र स्थल है वह यहीं तक आता है। अब यहाँ से देखते हैं, अगर हम जाते हैं जल मंदिर से वापस चोपड़ा कुंड से आते हुए, इधर पारसनाथ टोंक के लिए रास्ता है जो जाते हैं हम। यह आप देख रहे हैं जाते जाते इस रास्ते से होते हुए यहाँ पर यह अजितनाथ टोंक पड़ती है हमारी, और यहाँ पर जब चलते हैं आप तो यह हमें पारसनाथ टोंक यानी हमारा दूसरा छिरा यहाँ से मिलता है, जिससे हम ये वापस जाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ से वापस जाने का रास्ता हमारा डाक बंगला होते हुए जाता है। अब हम इसको छोटा करते हैं, आप देखिए अब हमारा क्षेत्र क्या बनता है।
अब हमारा क्षेत्र यह जाने का रास्ता बन रहा है, यह आने का रास्ता बन रहा है। यहाँ से लेकर अब हमारा यहाँ तक का हिस्सा, यह सारा हमारा पवित्रतम तीर्थ स्थल घोषित करने की ये मांग हो रही इस एरिया की। प्लस कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, हमें तो ये पूरा चाहिए, जो ये दिख रहे हैं अब यह हिस्सा हमें पूरा चाहिए, जो कि कहीं भी हिसाब से किसी भी रूप में मांगना गलत है, औचित्य। यह रास्ता है जो हमें, और हम साथ में अब जो मांग कर रहे हैं मधुबन और मधुबन के मोड़ तक का यह सारा रास्ता जो नीचे जाते हैं, आप देखिए यहाँ पर ये जो वापस पहुँचे अब ये हमें यह रास्ता पूरा आधा किलोमीटर बाहर एरिया में उस मोड़ से लेकर, जो मोड़ है ये वाला, इस मोड़ से लेकर जो हमारा पूरा तीर्थ बने हुए हैं, इसको भी हम मांग कर रहे हैं उस वाइल्ड लाइफ जोन के बाहर के एरिया। इसलिए हमें समझना होगा कि अब जो एरिया है इसमें कई, यह जो डार्क ग्रीन एरिया है जो उसने पूरे पर यह नहीं हमारा एरिया है। हमारा एरिया सिर्फ वही हिस्सा है जो आप देख रहे हैं। यह पूरा हिस्सा जो मांगना है यह बिल्कुल गलत तरीके से कई लोग इसकी मांग कर रहे हैं, जो कहीं भी औचित्य। इसलिए कहा गया है कि इसका एक भाग ही हमारा पवित्रतम स्थल है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी यह मत कहिएगा यह हाईवे देखते हुए कि हमें यह एरिया भी चाहिए। यह आपको स्पष्ट कर रहे हैं गूगल मैप से। वैसे इस एरिया की अभी इन जगह की मैपिंग चल रही है, जिसका खुलासा शीघ्र होगा। आप में से कुछ जो पत्राचार कर रहे हैं वो यह भी लिखते हैं कि 2019 के गजट ने इसे पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दिया है। यह भी आप लोगों की बात एक प्रकार से तथ्यहीन है, भ्रामक है, मिथक है, आप ये कह सकते हैं। पर्यटन तत्कालीन झारखंड सरकार ने 26 फरवरी 2019 को संख्या नंबर 161 से झारखंड गजट में घोषित किया था, जिसे 27 अप्रैल 2016 को जो विभागीय अधिसूचना तथा 28/2019 के ज्ञापन के आधार पर बनाया गया था। झारखंड के 24 क्षेत्रों में पर्यटन स्थान घोषित किए गए, जिनमें 10वें नंबर पर गिरिडीह से पारसनाथ मधुबन को अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल घोषित किया गया, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी पहचान बन जाए, भाव यही था। सरकार ने यह नहीं सोचा था कि पर्यटन के दायरे में लाने से कुछ दुष्परिणाम भी हो जाएंगे, जिसके लिए आज पूरा जैन समाज चिंतित है। आपको स्पष्ट हो गया 2019 के गजट ने ना पर्यटन क्षेत्र घोषित किया है, ना ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित किया है। गलत पत्राचार जैन समाज के ऊपर वर्गों में हंसी ही उड़ाएगा, परिणाम शून्य रह जाएगा। गजट के पन्ने दिखा रहे हैं आपको, समझ जाएं आप। इस गजट से भूमि का उपयोग गलत नहीं होगा, ना पार्क होंगे ना खुले स्थान, यानी कॉमर्शियल एक्टिविटी बिल्कुल बंद रहेगी। कारण क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, जहां पर इस तरह से इवन आप अपने पर्सनल उपयोग के लिए भी यहां पर जमीन की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। यह एडिशनल पॉइंट है। अब आप कहते हैं, नीचे लिखा है विद्यमान सड़कों को चौड़ा हो जाएंगी, नई सड़कें। ध्यान रहे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इसका कोई प्रावधान नहीं है। केवल जो स्थानीय निवासी इस समय रहते हैं, शायद 100 से 125 घर हमारे क्षेत्र में पड़ते हैं, केवल उनका ही ध्यान रखा जाएगा। इसलिए सड़कें चौड़ी होना, इन बातों को भूल जाइए। हाँ, तीसरे में लिखा है प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग, इस पर समाज चिंतित है। जी हाँ, किसी भी प्रकार का उद्योग नहीं खुलना चाहिए। अगले पॉइंट में कुटीर उद्योग के बारे में वह भी बात है कि टूरिज्म इसके बारे में जब हटता जाएगा तो यह उद्योग शब्द भी हट जाएगा। हाँ, एक विवाद हमें आ रहा है टूरिज्म या इको टूरिज्म के बारे में, कि यहां पर जो भी काम होगा, ध्यान रखिए, अब पर्यावरण व वन विभाग के परामर्श से होगा। ध्यान रहे, वन विभाग, क्योंकि सारा क्षेत्र आप देखेंगे सारा का सारा फॉरेस्ट विभाग के अंदर है, और इसके लिए इको सेंस जो बना के इसको ला दिया है एनवायरनमेंट के अंदर भी। इन दोनों के बगैर अनुमति के कोई भी कार्य नहीं होगा, और इसमें जो काम वहन क्षमता भी इसी अनुरूप होगी। अब इसमें लिखा है कि इको टूरिज्म संबंधी क्रियाकलाप विनियमित होंगे, यानी रेगुलेट होंगे। नए वाणिज्यिक होटल रिजॉर्ट, उनका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं होगा। खास बात है इसकी। अब आप कह रहे हैं हमारी जो पहाड़ से गुजरते हैं ना, पहाड़ों पर जाएं, वहां कुछ ना कुछ निर्माण हो जाएगा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर जो क्षेत्र जहाँ जा रहे सारी वंदना सारी पहाड़ी ढलान से होकर है, उस पर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक आपका आरोप लगता है जी, यहाँ पर ढलानों पर कुछ कटाव करेंगे, कुछ और बन जाएगा, इसकी भी अनुमति साफ मना कर रखी है। अब क्या क्या इसमें बैन लग गया इस एडिशनल पॉइंट जो में इको सेंसिटिव जोन बनने से। पहले आता है कॉमर्शियल खनन, पत्थर उत्खनन।
हमारी मांग बार बार रहती है कि हाँ जी यहाँ पर पत्थर कट रहे हैं, वो कट रहे हैं। इस एक्ट ने उन सब को रोक दिया है। केवल जो अपने मकान बना रहे हैं कॉमर्शियल, जो केवल अपने रेजिडेंशियल मकान है, उनका ही उपयोग में वह ईंट और पत्थर अनुमति से ले सकते हैं। जबकि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद, उससे पहले ये फॉरेस्ट जोन की मिल रहे, यहाँ पर किसी भी प्रकार के मकान की खरीद फोक्त बिल्कुल निषेध है। हाँ, ये आप देख रहे हैं, किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन करने वाली किसी तरह की नॉइस, एयर, वाटर, जो भी है, इवन जो भी है, वह सब यहाँ पर बैन रहेंगी। और इसका अंदर जो नीचे लास्ट लिखी है कि कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, वह हमने पर्यटन हटाकर उद्योग की बात भी करी है। हाँ, प्रतिबंध लगने से क्या क्या लाभ है और सुनेंगे आप। हैजार्डस सब्सटेंस जो होते हैं वह कोई यहाँ पर काम नहीं होगा। यहाँ पर आप कहते हैं पानी की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी पानी का दुरुपयोग नहीं होगा। जो पानी बचेगा वह सब यहीं पर वाटर बॉडीज का इस्तेमाल होगा। कोई भी आरा मिल पेड़ काटने के लिए, पेड़ों को उद्योग की स्थापना की नहीं खुलेगी। जलाने की लकड़ी का कोई भी कॉमर्शियल उपयोग नहीं होगा। ईंट के भट्टे नहीं बन सकते यहाँ, यह सब इस एक्ट से प्रतिबंधित रहेगा। हाँ, ये रेगुलेट होते हैं। रेगुलेट का मतलब जो इसको बॉडी को कंट्रोल कर रही है, वन विभाग, पर्यावरण विभाग, उससे ही कॉमर्शियल होटल रिजॉर्ट की स्थापना होती है। पर ध्यान रहे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इस तरह के होटल रिजॉर्ट पहले जैसे बताया था बिल्कुल प्रतिबंधित रहते हैं। इसलिए कभी मत कहिए कि इसके कारण कॉमर्शियल होटल रिजॉर्ट खोले जाएंगे। हाँ, यह 11वां रेगुलेशन, इसके बारे में चिंतित होना स्वाभाविक है। स्थानीय समुदाय जो चल रही है ना, उनको कृषि व बागवानी जो उनकी प्रथा है, ट्रेडिशन है, उसके अंदर वो दुग्धशाला, दुग्ध उद्योग, कृषि और मछली पालन कर सकते हैं। पर यह ध्यान रहे, हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा जलाशय नहीं है जहां पर मछलियों का पालन हो सके। फिर भी समाज इसके किसी भी प्रकार के कुटीर उद्योग का विरोध करना चाहता है। और अगले पॉइंट में साफ लिखा है कि कोई फार्मा कंपनी, कोई कॉमर्शियल पशुओं की पोल्ट्री फार्म की स्थापना यहाँ नहीं होगी। यह पूरी तरह वाइल्ड लाइफ एक्ट में बैन हुआ है। साथ में लिखा हुआ है प्रदूषण करने वाले कोई भी उद्योग नहीं होंगे। हाँ, कितनी अच्छी बात है, हम तो यही चाहेंगे। वृक्षों की कटाई नहीं होगी, जो हम लोग बात कर रहे हैं यह इसी एक्ट से बंद होगी कि वहां पर वृक्ष कट रहे हैं, इस तरह हो रहा है। यह साफ इको टूरिज्म में प्रतिबंधित है। एक हमारा एक आवाज आ रही है कि सड़कें चौड़ी हो जाएंगी, नवीन सड़कें बन जाएंगी। वाइल्ड लाइफ एक्ट में स्थानीय लोगों के अलावा सभी प्रकार की बैन रहती है। जो स्थानीय लोग, या जमीन पक्की है, कागज है, केवल उन्हीं के लिए कभी आवश्यकता होगी तो छोटी सड़क बनेगी, ऐसा कोई निर्माण नहीं होगा। कुछ कह रहे हैं इस तरह के कि यहाँ पर गर्म गुब्बारे, वायु के हेलीकॉप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स भी शुरू। ध्यान रहे, लिखा है लागू विधि से, यानी यह सब कुछ इको टूरिज्म वाइल्ड लाइफ में पहले ही बैन है। पहाड़ी ढालों, नदी पटों का संरक्षण होगा, अच्छी बात है। रात में जो है ना व्हीकल ट्रैफिक यहाँ पर रेगुलर होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कभी भी इसे अलाउ नहीं किया जाता है। और पानी के बारे में साफ लिखा है कि इस पानी का जो बस्ता है उसका निस्तारण बाहर नहीं होगा, यहीं पर उसको पुनः चरण से उपयोग किया जाएगा। और क्या क्या फायदे होंगे जो रेगुलेशन में आ रहे हैं, पर ध्यान रखिए। यानी कभी भी जमीन से कोई भी कॉमर्शियल एरिया आप जल का दोहन नहीं कर सकते। साथ में यहाँ पर खुले कुएं, बोर कुएं कृषि आदि के लिए उपयोग के लिए केवल स्थानीय लोगों के लिए होगी, जो हैं केवल किसी और के लिए आप इसको उपयोग नहीं। पॉलीथीन जी बीमारी आजकल हमारे पूरे पहाड़ पर है, पॉलीथीन बोतल की वह पूरी तरह बैन होगी। सॉलिड वेस्ट जो है वह कंट्रोल होगा। विदेशी जो हमारे जियो और जीने दो अहिंसा को करने वाले, उनको यहाँ लाया जाएगा, सुंदरता बढ़ेगी। इको टूरिज्म, हम सब इसके बैन की मांग कर रहे हैं। और हाँ, आप लोग कुछ कहते हैं भाई कॉमर्शियली साइन बोर्ड, होर्डिंग सब लग जाएंगे। भाई कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें पूरी तरह साइन बोर्ड लगाना कॉमर्शियल बिल्कुल प्रतिबंधित रहता है। अब क्या क्या और आपके लाभ की बातें, बहुत लाभ की बातें जो बता रहे हैं आपको, केवल 2 को छोड़कर सारी लाभ की बातें थी। वाटर हार्वेस्टिंग होगी यहाँ पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग होगी यहाँ पर, साथ में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग होगा। कुटीर उद्योग जो हैं उसमें हमारे 2 का विरोध है, उस तरह के कुटीर हमारे क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। साथ में इको फ्रेंडली ट्रैफिक जो है वह हमने बैन की मांग की है। अब हमें किस पर ध्यान देना है यह भी जान लीजिए। 22 अक्टूबर 2018 को देख रहे हैं, अब ये झारखंड पर्यटन विभाग के अपर सचिव द्वारा कार्यालय आदेश में 2 लाइनें स्पष्ट लिखी हैं कि
पारसनाथ समेत शिखर जी, पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का एक विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता अक्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है और 18 के इसको लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब 18 में यह पास हो गया तो क्यों नहीं इसको लागू किया था। आज भी दावे इसी पर करती है सरकार, पर हमें इस पर ध्यान देना होगा और इसी को राज्य सरकार से आगे बढ़ाना होगा। आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र अनुरोध कि अपने अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपनी अपनी शक्ल दिखाने के लिए अपना अपना प्रचार अपने रूप में बंद कर दीजिए। जो भी हमें बात करनी है, एक छत के नीचे आएंगे तो हमें कुछ दिखाई देगा। समाज की आवाज़ सरकार और स्थानीय लोगों में पहुंच पाएगी। आंदोलन करिए अपनी शालीनता से, मृदुता से, विनम्रता से, सहृदय से, कोई अपशब्द नहीं। कुर्बानी कर देंगे, अनशन करेंगे, मरण कर देंगे, सरकार हिला देंगे, सरकार गिरा देंगे, हमें माला नहीं भाला लेंगे। यह कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे साथ चलने वालों को बहुत अनुचित लगेंगे। आपने यहाँ आवाज़ उठाई थी और उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया मधुबन में देखी थी आपने 4 दिन पहले। जानते हैं क्या हुआ? आप तो कुछ नहीं, आप थोड़ा चुप हो गए और वहाँ पर उनकी सांसें रुक गई थी जो हमारे वहाँ पर स्थानीय रहते हैं। और यही नहीं, उसके बाद विधायक महोदय ने कुछ बोले, इस तरह की घटनाएं अगर हो गई तो ध्यान रखिए, जो हम पिछला प्रयास कर रहे हैं, आप लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं, वह दिशाहीन हो जाएगा। जो बड़ी कमेटियाँ काम कर रही हैं उनका काम सारा ज़ीरो हो जाएगा। अपने अपने मंच बंद कर दीजिए, अपनी अपनी फ़ोटो प्लीज़ बंद कर दीजिए। उन फोटो को लाना है तो 30 क्षेत्र कमेटी के बैनर में, 5 समन्वय समिति के बैनर में चलिए। 2023 की शुरुआत हो गई है। कल सुबह बस अब 3.5 घंटे बचे आपके पास और कल का खास दिन है हमारे 16वें तीर्थंकर का ज्ञान कल्याणक है। भावना यही बाए कि हम पूरे सरकार की उस ज्ञान की कुछ चमक पहुँचे और वह सही रास्ते पे लेकर इसको पवित्र जैन तीर्थ घोषित कर दे और पर्यटक या धार्मिक बना के इस पर बात करे। साथ में किसी भी प्रकार का उद्योग, कुटीर हो या लघु हो, वह सब यहाँ पर प्रतिबंधित रहना चाहिए। आने वाला वर्ष मंगलकारी हो। 3 काम करते रहिए तक। आज तो आपने दीपक जलाया होगा, कल भी दीपक जला लीजिएगा और साथ में एक माला रोज पढ़िएगा। अब की बार किसी संत ने आवाज़ दी कि सम्मेश के लिए एक माला तो रोज जप सकते हैं आप। शांति धारा कईयों के स्वास्थ्य के लिए करिए कि आपने सम्मेश जिगर जी की बात नहीं कर सकते, वह भी करिए। और कल 1 तारीख है, विधान कर सकते हैं तो सोने पर सुहागा। कष्ट के लिए क्षमा, जिनको बुरा लगा हो हृदय से क्षमा। जाते जाते वर्ष में हमारी जो गलतियां करी है हमने, उन सब के लिए आपसे हृदय से क्षमा चाहेंगे। सादर जय जिने।